हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 के हमारी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, टॉपिक्स तो देख लेते हैं जो याद करने वाले होते हैं। जैसे है कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम में खरीफ फसल उगाया जाता है, जैसे धान इत्यादि। नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम में रबी फसल की खेती होती है। इस पर डिटेल थोड़ा बात कर लेंगे अभी आगे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम एक एक क्रम में फसल के प्रकार को, उनकी बुआई का समय देखते हैं और कटाई का समय देखते हैं और कौन सी वो फसलें होती हैं। तो आइए देखते हैं उसको। खरीफ। खरीफ जो है आपको जून से जुलाई के बीच में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है सितंबर से लेके अक्टूबर में। तो क्या होता है इसमें? होता क्या है? चावल यानी धान, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर दाल, मोती, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन। उसके बाद रबी फसल, यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और कटाई इसकी होती है जनवरी से फरवरी में। उदाहरण कौन कौन से इन फसलों का है? गेहूं, जई, जौ, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी इत्यादि। जायद की बुआई होती है फरवरी से मार्च में और कटाई हो जाती है मई से जून में। खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूजा, गन्ना, फली इत्यादि। आइए देखते हैं अब हम प्रश्न के एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे नहीं, 4-5 ही थे। तो आइए देखते हैं। पहले, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5। उत्पादन का अर्थ क्या है? दूसरे, उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन। तीसरा, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है क्या? श्रम, संगठन, साहसी या भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? भूमि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो इसमें क्या होगा आपको? वह नाशवान है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह या केवल खनिज संपत्ति। तो पांचवा क्या होगा? प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। जमीन की ऊपरी सतह ये मृदा होती है, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? बढ़ई, भिखारी, ठग या शराबी। तो छठा में आपको हो जाएगा बढ़ई। उसके बाद सातवां, उत्पादन का साधन है क्या? वितरण, श्रम, विनिमय या उपभोग। तो सातवां का आंसर हो जाएगा आपको श्रम। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। आठवां, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी या उपभोग। तो आठवां हो जाएगा आपको उपभोग। कौन सा नहीं है? उपभोग नहीं है। चलिए आइए देखते हैं 9वां, 10वां और 11वां। 9वां, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिन व्यवहार में लाई गई जाने वाली मशीन, किसान का हल या घर के बाहर खड़ा पत्थर। तो 9वां का हो जाएगा आपको किसान का हल। चलिए 10वां देखते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे साहसी कहते हैं या उद्यमी कहते हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्ययन और संगीत का अभ्यास
आनंद के लिए करना है। तो इसमें हो जाएगा आपको शिक्षक द्वारा अध्यापन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में करते हैं क्या है, देखते हैं। श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। दूसरा, शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। तो शिक्षक के कार्य को कौन सा, मानसिक कहा जाता है या शारीरिक कहा जाता है, मानसिक श्रम कहा जाता है। तीसरा, डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। कौन, मशीन या एवं यंत्र। चौथा, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई, क्या, आवश्यकताएं। पांचवा आपका होगा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है, सहयोग से होता है। छठा, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है, क्या, वृद्धि होती है। आइए देखते हैं आपको सही और गलत वाला। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, यह सही है। किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। किसान के कार्य को क्या कहा जाता है, शारीरिक श्रम कहा जाता है। तीसरा, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन और भौतिक साधन है, तो यह तीसरा सही है। चौथा, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, बिल्कुल विकसित है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, यह कथन गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मिलान, इसको मिलाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क में है आपका और ख में क्या है, इन दोनों को मिलाना है। भूमि का पारिश्रमिक, तो भूमि का पारिश्रमिक जो होगा वो लगान हो जाएगा। श्रम का पारिश्रमिक, श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है आपको, घ। पूंजी का पारिश्रमिक, अगर कहीं पूंजी लगाया गया तो क्या होगा आपको, उससे ब्याज मिलेगा। उसके बाद चौथा, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा आपको, ख, वेतन। और साहसिक का पारिश्रमिक लाभ, यह आपको मिलान से आया। अब है आपको लघुत्तरीय प्रश्न जिसका आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसका 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं, लघुत्तरीय पहले देखते हैं, उसके बाद दीर्घोत्तरीय देखते हैं। 20 प्रश्नों का उत्तर 20 शब्दों में देना है। अब देखते हैं, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, मनुष्य के आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाके उन्हें उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। ये पूरी परिभाषा उत्पादन की है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें आप पहले प्रश्न में छोटे में देखिएगा उपयोगिता का सृजन। चूंकि 20 शब्दों में पूछ रहा है तो एक बड़ा और स्पष्ट परिभाषा देने की आवश्यकता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो उत्पादन और उपभोग, ये उत्पादन है, उपभोग है। अब उत्पादन को देखते हैं, उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, उपभोग से मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के 5 प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। उत्पादन के साधन ये हो गया, इसको इस तरह के आप अगर चित्र बनाएंगे तो इससे नंबर अच्छे आते हैं। उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, आपको भूमि, संगठन, साहस या उद्यमी, ये 5 आपको साधन हैं किसके, उत्पादन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो फतेहपुर के गांव का मुख्य पेशा कृषि है। उसके बाद 5वां प्रश्न, भूमि और पूंजी में अंतर करें। भूमि और पूंजी दोनों कॉलम अलग अलग है। भूमि से तात्पर्य भूमि के साथ ही प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं से है जिन्हें प्रकृति ने हमें दिया है। अब पूंजी, पूंजी धन के उस भाग को कहते हैं जिसका और उत्पादन बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा
क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा बढ़ने से निश्चित रूप से उपज में वृद्धि होगी और इससे किसान एक वर्ष के अंदर 3-3 फसल तक उपजा सकते हैं। 7वां प्रश्न, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? उत्पादन में पूंजी की अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पढ़े, चूंकि ये दीर्घोत्तरीय है और 100 शब्दों में देने हैं कम से कम, तो इसको देखते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। उत्पादन की परिभाषा दीजिए और उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं उसकी व्याख्या कीजिए। ऊपर तो था कि कौन कौन से साधन हैं, हम लोग ने चित्र बना के लिख दिया था, लेकिन यहाँ कहता है उसकी व्याख्या भी करनी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। उत्पादन, मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करता है, उसके इसी प्रक्रम को उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन के साधन और उसकी व्याख्या निम्नवत है। तो आइए एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं भूमि। उत्पादन के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। अब भूमि के बिना किसी प्रकार का उत्पादन हो ही नहीं सकता। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय तथा स्थिर साधन है, जैसे नदी, सागर, हवा, धूप, खनिज आदि सभी क्या है, भूमि के अंतर्गत ही हैं। अब उसके बाद है आपका श्रम। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। कृषक का शारीरिक श्रम है, जबकि अध्यापक का श्रम मानसिक है। और तीसरा है आपका पूंजी। पूंजी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन, चाहे वस्तु हो या सेवा हो ही नहीं सकता। धन का वह भाग पूंजी है जिसका उपयोग और अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाता है। बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने का मकान सब क्या होता है, पूंजी के तहत आते हैं। उसके बाद आपका चौथा साधन क्या होता है, व्यवस्था या संगठन। यह उत्पादन का सक्रिय साधन है। विभिन्न साधनों को एकत्र कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया व्यवस्था या संगठन है। साहस या उद्यम 5वां। उत्पादन में कभी लाभ तो कभी नुकसान भी होता है। इसी नुकसान या घाटे के जोखिम के लिए जो तैयार रहता है उसे उद्यमी या साहसी कहते हैं। चलिए, ये 5 साधन को हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे। दूसरा प्रश्न क्या है, उत्पादन के साधनों में संगठन या साहसी होगा यहाँ की भूमिका का वर्णन करें। आइए देखते हैं। उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका निम्नांकित है। पहले देखते हैं संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी आदि उत्पादन के इन साधनों के लिए आवश्यक है कि इन्हें एकत्र कर उत्पादन कार्य में लगाया जाए। यह कार्य विशेषकर व्यवस्थापक एवं संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। संगठन को बाजार का अध्ययन तथा यह पता करना होता है कि बाजार में किस वस्तु की मांग तथा किस वस्तु का उत्पादन किया जाए जो बाजार में बिके। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में संगठन या व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम पूंजी रहने पर उत्पादन के साधन को और ही व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं साहसी। उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, हम सब जानते हैं। अच्छे संगठकों के रहते हुए भी कभी कभी घाटा भी हो सकता है, अर्थात उत्पादन का काम जोखिमों से भरा होता है। अतः जो इस जोखिम का वहन करता है साहसी कहा जाता है। आज की प्रतियोगिता से भरी बाजार व्यवस्था में साहसी की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि इसमें लाभ के साथ साथ घाटा भी हो सकता है। घाटा के बाद साहसी उत्पादक उत्पादन ठप नहीं करेगा, वही कमजोर उत्पादक उत्पादन रोक देगा, जिससे उसका क्या होगा, उसका जो उत्पादन रुक जाएगा, उसका व्यापार प्रभावित होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो आइए देखते हैं। फतेहपुर गांव की मुख्य क्रिया खेती है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर वहां की जाती है। फतेहपुर गांव, पी की जगह फतेहपुर लिखिएगा, गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं,
जो कृषि कार्य करते हैं। फतेहपुर राजधानी पटना के नज़दीक होने के चलते पर्याप्त मात्रा में बिजली रहती है, जिससे खेतों की सिंचाई में सुविधा होती है। ये पटना के नज़दीक थे तो बिजली रहती है, और जिससे क्या होता है वहाँ का नलकूप सब सही चलता है, क्योंकि प्रायः फतेहपुर गांव के सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। वहाँ का किसान आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन करता है। फतेहपुर पटना शहर में ही अवस्थित है। अब वहाँ के लिए आवागमन की सुविधा भी, फतेहपुर शहर क्या है, फतेहपुर जो है पटना शहर के निकट में, यहाँ क्या करेंगे के निकट में ही अवस्थित है तथा वहाँ के लिए आवागमन की सुविधा भी है। अतः अनाज, डेयरी का दूध आदि अन्य कृषि उत्पाद आसानी से बिक जाता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? आइए देखते हैं। मझोले किसान जहां कठिनाई से कृषि कार्य करते हैं, वहीं बड़े किसानों को कोई कठिनाई नहीं होती है। मझोले किसान जो कम भूमि के मालिक होते हैं, अपने श्रम और बुद्धि का उपयोग कर कृषि कार्य करते हैं और कुछ कठिनाइयों से ही सही, लेकिन किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। पूंजी की कमी ये बैंक ऋण से पूरा कर लेते हैं। खेती के साथ साथ एक दो गाय या भैंस रखते हैं, जिससे दूध बेचकर नकदी भी प्राप्त कर लेते हैं। गोबर से खाद की समस्या हल हो जाती है। बड़े किसानों को कोई कठिनाई नहीं होती है। एक एक इनके पास स्वयं की पूंजी होती है, और दूसरे इन्हें बैंक भी आसानी से ऋण दे देता है। वे अपनी उपज से अच्छी आय प्राप्त कर लेते हैं। कारण ये फसल की कटाई होते ही नहीं बेचते, ये अनाज का भंडारण करते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें होती हैं, और जब बाजार भाव महंगा होता है तब बेचते हैं। ये सिंचाई के साधन भी प्राप्त किए रहते हैं और कृषि में अधिकतर यंत्रों का उपयोग करते हैं। कौन? बड़ा किसान। छोटे किसानों से वे इस प्रकार भिन्न है। वे कौन? ये मझोले और आपको अमीर बड़े किसान इस प्रकार भिन्न है कि छोटे किसानों को बैंक ऋण नहीं देते, जिससे उन्हें गांव के साहूकारों से ऋण लेने पड़ते हैं। साहूकार एक तो अधिकतर दर पर ब्याज वसूलते हैं, और दूसरे कम पारिश्रमिक पर उन्हें अपने खेतों में खटवाते हैं। उपज कटते ही वे उनसे खरीद लेते हैं और औने पौने भाव लगाते हैं। फलतः छोटे किसानों को दुखों से भी कभी छुटकारा नहीं मिलता। यह आपको इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर थे। आप वीडियो को रोक करके इस सारे प्रश्नों को उतार लेंगे, और आगे इसको अगर आपके मित्र हैं, इसको आवश्यकता है किसी के साथ, तो शेयर कीजिए। और बड़ी जल्दी मैं अगले पाठ को लेकर आपके लिए उपस्थित होऊंगा। आप तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।